Hey everyone, welcome to Lawputri YouTube channel. Once again, I'm back with the important provision of CRPC. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे समरी ट्रायल और समन केसेस चैप्टर 20 एंड चैप्टर 21. तो सबसे पहले हम एक बेयर इंट्रोडक्शन लेते हैं कि समरी ट्रायल क्या होता है. देखिए, जब आपका ऑफेंस छोटा होता है तो उसका ट्रायल भी छोटा होता है और उसका पनिशमेंट भी छोटा होता है. कोर्ट के पास छोटे मोटे केसेस भी आ सकते हैं और बड़े केसेस भी आ सकते हैं, लेकिन जो छोटे केसेस हैं अगर कोर्ट को लगता है कि उनको हम जल्दी से डिस्पोज कर सकते हैं तो कुछ मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि आप पर्टिकुलर इन्हीं ऑफेंसेस का समरी ट्रायल करके इनको जल्दी से ख़त्म कर सकते हो. जैसे कि इसका नाम बताता है समरी ट्रायल, संक्षिप्त, बहुत जल्दी इसका डिस्पोजल करना, एक डिसीजन पर आ जाना. सीआरपीसी के अंतर्गत इसके जो प्रोविज़न है वो चैप्टर 21 में दिए गए हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समन केसेस एंड समरी ट्रायल. तो एट द एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी तो आप कमेंट में मुझे उसका आंसर दे सकते हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो मैं डिस्कस करूँगी उसका आंसर. सो लेट्स सी कितने लोग सही जवाब देते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 260 से. 260 में ये बताया गया है कि किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है और कौन कौन मजिस्ट्रेट जो हैं वो समरी ट्रायल कर सकते हैं. ठीक है, तो बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 16 ऑफ सीआरपीसी. अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको एम्पावर अगर हाई कोर्ट करेगा इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए तो ही जो जीएमएफसी है वो क्या कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है पर्टिकुलर ऑफेंसेस का. आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑफेंसेस कौन कौन से हैं जिसमें समरी ट्रायल पॉसिबल है. अब इसका फर्स्ट आपको ये बताता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होती है, डेथ होती है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है, भूल जाओ, उनका तो समरी ट्रायल हो ही नहीं सकता. मतलब 2 साल से कम की जितनी भी पनिशमेंट्स दी गई हैं जिन भी ऑफेंसेस की, उन्हीं का समरी ट्रायल पॉसिबल है. ठीक है, अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को हम एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है आईपीसी के सेक्शन जो कि थेफ्ट के साथ डील करते हैं 379, 380 एंड 381, और स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ डील करता है 411 और 414 स्टोलन प्रॉपर्टी को असिस्ट करना, मतलब आप उसको कंसील कर सको या फिर डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी में हेल्प करना. इन तीनों प्रोविजंस के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या तो वो 2000 है या फिर 2000 से कम की वैल्यू है तो उन केसेस में समरी ट्रायल पॉसिबल है, आप समरी ट्रायल कर सकते हो. लेकिन 2000 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो उनका समरी ट्रायल नहीं होगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 454 एंड 456. लर्किंग और ब्रेकिंग दी हाउस वाले ऑफेंसेस हैं. इन ऑफेंसेस में भी आप क्या कर सकते हो, समरी ट्रायल को फॉलो कर सकते हो, डिसीजन दे सकते हो. 504 एंड 506, किसी की आप इस प्रकार से इंसल्ट कर रहे हो ताकि वो प्रोवोक हो जाए और ब्रीच ऑफ पीस कर दे तो, और जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो सकती है, वो भी जो ऑफेंसेस हैं उनका समरी ट्रायल पॉसिबल हो सकता है. और ऊपर जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं ये सारे थेफ्ट से रिलेटेड, स्टोलन प्रॉपर्टी से, कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड कोई भी अबैटमेंट होता है जो कि सेक्शन 107 में डिफाइंड है, या फिर इन सभी ऑफेंसेस के आप अटेम्प्ट करते हो जो कि इंडियन पिनल कोड ने पनिशेबल कर रखे हैं, तो ही उन सभी का समरी प्रोसीजर फॉलो आप कर सकते हो. मतलब इन ऑफेंसेस का अबैटमेंट होता है या फिर अटेम्प्ट होता है तो भी जो जज है, जो हमने डिस्कस किए, ये जो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट और जजेस हैं, ये समरी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इसका सेकंड सबसेक्शन ये बोल रहा है कि आपने, जजेस ने पहले तो ले लिया कि हम इसका समरी प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन लेटर स्टेज पे दे फाउंड कि जो केस है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगियस है, हम ना ही इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अगर सॉल्व कर भी दिया तो सज़ा तो ज़्यादा ही मिलनी है. राइट, तो इसीलिए क्या बोला गया है कि जो विटनेसेस का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, अगर आप समरी प्रोसीजर से इस केस को किसी और प्रोसीजर में ट्रांसफ़र करते हो तो उन्हीं विटनेसेस को आप वापस से री हियरिंग, रिकॉल कर सकते हो, वापस एग्जामिन कर सकते हो. 261 सेक्शन 261 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को अगर हाई कोर्ट एम्पावर कर देते हैं किन ऑफेंसेस के लिए, जिनकी सज़ा 6 महीने से कम की है या फिर सज़ा फाइन पनिशेबल है या फिर 6 महीने की सज़ा विद इम्प्रिजनमेंट विद फाइन या फिर
विदाउट फाइन है, अगर हाई कोर्ट एम्पावर कर देते हैं तो आप पर्टिकुलर ऊपर के जो भी मतलब ऑफेंसेस के लिए जो भी आपको हाई कोर्ट बोले एम्पावर करे, आप क्या कर सकते हो, उनके साथ समरी प्रोसीजर के साथ उनका डिसीजन दे सकते हो। 262 में ये बोला गया है कि समन केस के अंतर्गत अगर आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करना है तो वो वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो समरी प्रोसीजर के अंतर्गत आप वही प्रोसीजर फॉलो करोगे जो समन केसेस में फॉलो होना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चैप्टर 20 पे जाते हैं सीआरपीसी की कि समन केसेस का प्रोसीजर आखिर होता क्या है। तो सेक्शन 251 पर आते हैं हम। सेक्शन 251 क्या बोलता है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी अक्यूज्ड को लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट पूछते हैं, बताते हैं कि देखिए आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। फॉर्मली जो चार्जेस फ्रेम होते हैं वारंट केसेस में, उनमें चार्जेस फॉर्मल फ्रेम होते हैं। फॉर्मल फ्रेम मतलब कि सीआरपीसी ने एक फॉर्मेट बता रखा है, फॉर्म नंबर 32 के तहत चैप्टर 17 चार्ज से डील करता है कि आपको ऐसा फॉर्मेट में ही चार्जेस फ्रेम करना है। लेकिन यहाँ पर इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जनरली आप अक्यूज्ड आया है उसको बता दीजिए कि आपके ऊपर पर्टिकुलर ये चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर पूछ लेते हैं कि क्या आप गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, क्या आप अपने लिए कुछ डिफेंस बताना चाह रहे हैं, तो हमें बता दीजिए अभी। नेक्स्ट सेक्शन 252 ये बोलता है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी प्लीड कर देता है तो मजिस्ट्रेट का यहाँ पर डिस्क्रिशन है, ना ही मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है। मजिस्ट्रेट का यहाँ पर डिस्क्रिशन है कि मजिस्ट्रेट जो चाहे वो सज़ा दे सकता है अक्यूज्ड इंसान को, राइट। 253 ये बोलता है कि 252 में तो वो इन पर्सन आके आपको कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने ये किया, लेकिन 253 में वो क्या कर रहा है, 253 में या तो वो मजिस्ट्रेट को लेटर के द्वारा पोस्ट करके बता रहा है कि मैंने ही ये क्राइम किया है और मैं फ़ाइन पे करने के लिए रेडी हूँ, या फिर उसका प्लीडर उसको रिप्रेजेंट करके बोलता है कि अक्यूज्ड ने जो है वो गिल्टी मान लिया है खुद को और वो जो फ़ाइन है वो बियर करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिशन है, वो जो चाहे वो सज़ा अक्यूज्ड को दे सकते हैं। सेक्शन 254 ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही प्रोसीजर सेम जो है वो समरी ट्रायल में फॉलो होता है। 254 ये बोल रहा है आपको कि प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जब उस इंसान को 252 और 253 में वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को सारे एविडेंस लेने पड़ेंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने पड़ेंगे, अक्यूज के डिफेंस लेने पड़ेंगे। वो लोग बोल रहे हैं इनको विटनेस को बुलाओ, उनको कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन दे के समन करके बुलाएगा कि भाई आप आइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। 255 में ये होगा कि मजिस्ट्रेट के पास अब सारे एविडेंस आ चुके हैं, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को डिटरमाइन करके अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई केस नहीं बन रहा है अक्यूज के ऊपर तो आप उसको एक्विटल कर दोगे। और 255 में ये बोला है अगर उसका कन्विक्शन होता है तो सेक्शन 325 डील करता है कि मजिस्ट्रेट के पास जितनी शक्ति है, जितनी पावर उसको दी गई है सीआरपीसी के द्वारा, वो उतनी ही किसी को पनिशमेंट दे सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको 325 के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। 360 में प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होता है कि 21 ईयर्स तक का है अगर वो इंसान अक्यूज, तो प्रोबेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस अक्यूज को सज़ा देनी पड़ेगी। आते हैं हम 256 पे। 256 में यही बोला गया है कि जो कंप्लेनेंट है, जिस इंसान ने कंप्लेन की थी, अगर वो आता नहीं है, डेट्स पे नहीं आता है जब उसको आना चाहिए था, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज को एक्विट कर देगी। लेकिन अगर इसका जो कंप्लेनेंट है, अगर उसका प्लीडर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो केस कंटिन्यू रहेगा। डेथ के केस में भी सेम सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे कि जो कंप्लेंट है वो ख़त्म हो सकती है, अक्यूज एक्विट हो सकता है सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देख के। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट में यही बोला गया है कि किसी भी स्टेज पर कंप्लेनेंट चाहे तो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है। मजिस्ट्रेट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर विड्रॉल की परमिशन दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे समरी ट्रायल पे वापस से। इसका समरी ट्रायल का 262 का 2 पढ़ रहे थे हम, जो कि हमें ये बोलता है कि समरी ट्रायल से अगर आप किसी केस को सॉल्व कर रहे हो तो पेटी ऑफेंसेस है, सज़ा भी पेटी होगी। तो यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में जनरली पूछा जाता है। तो समरी ट्रायल की जो मैक्सिमम सज़ा है वो कितनी हो सकती है, 3 मंथ सज़ा हो सकती है, और जो फाइन है यहाँ पर अनलिमिटेड है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि किसी भी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली
किसी भी केस की और उनके पास एम्पावर नहीं थे वो कि समरी ट्रायल से केस को चलाए, लेकिन फिर भी वो समरी ट्रायल फॉलो करके उस केस को चला रहे हैं, तो वो प्रोसीडिंग वॉइड कहाँ होगी? तो सीआरपीसी के सेक्शन 461 के क्लॉज एम के तहत उस प्रोसीजर को जो अल्ट्रा वायरस यूज़ करके मजिस्ट्रेट ने यूज़ कर लिया है उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। सेक्शन 263 पे आते हैं, रिकॉर्ड्स एंड समरी ट्रायल। जजेस को कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, जो पर्टिकुलर जजेस हैं उनको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्या क्या उस रिकॉर्ड के अंदर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगी उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब उस रिकॉर्ड में आपको क्या लिखना पड़ेगा? किसने कंप्लेंट की है, जज ने क्या सज़ा दी है, किस बेसिस पे सज़ा दी है, केस का नंबर क्या है, अक्यूज़ ने कमीशन कब किया था, ये जो सारी फॉलोइंग चीज़ें हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी। अब 264 क्या बोलता है? सेक्शन 264 ये बोलता है आपको कि जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली, इन एवरी केसेस ट्राइड समरीली इन विच द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी। अगर आप समरी प्रोसीजर फॉलो करके जजमेंट दे रहे हो जिसमें कि अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया है, हम पढ़ चुके हैं समन केसेस में कि किस तरीके से वो गिल्टी प्लीड करेगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या स्टेप लेगा, तो वही स्टेप यहाँ भी चलेगी। अगर गिल्टी प्लीड नहीं करता है तब क्या होगा? मजिस्ट्रेट को जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, जिस भी फाइंडिंग के बेसिस पे मजिस्ट्रेट साहब ने डिसीजन दिया है, उनका एक ब्रीफ स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट छोटे में लिखना पड़ेगा कि हम इसको किस बेसिस पे और क्यों सज़ा दे रहे हैं और कितनी सज़ा दे रहे हैं। सेक्शन 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट ये 263 और 264 के लिए बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब कुछ रिकॉर्ड्स रख रहे हैं या फिर जजमेंट दे रहे हैं तो उसको किस लैंग्वेज में देंगे? तो उसको लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में दिया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है? सेक्शन 272 में दिया गया है। इसका जो नेक्स्ट क्लॉज है 2, वो ये बोलता है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो सीजेएम को ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो किसी ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट कर ले, सीजेएम को ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो किसी ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट कर ले, जैसे कि मान लो जेएमएफसी जी ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में डिसीजन दिया है। अब उनने डिसीजन दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की हैंड राइटिंग में वो रिटर्न हो। कोई और ऑफिसर, जो कि हाई कोर्ट ने सीजेएम जी को पावर दी है, तो जो सीजेएम है वो किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो जिस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जेएमएफसी के सुपरविजन में वो इंसान जो है जजमेंट लिख देंगे, लेकिन उस पर जो प्रॉपर सिग्नेचर होगी, प्रॉपर नाम होगा, वो उन्हीं का होगा जिन जज ने जिस जेएमएफसी ने डिसीजन दिया है। अब एट द एंड मेरा जो क्वेश्चन है मैं आपसे वो पूछना चाहूँगी कि हमने समरी केस को भी डिस्कस कर लिया है, हमने समन प्रोसीजर को भी डिस्कस कर लिया है। एक और चीज़, समन केसेस वो केसेस होते हैं जो कि वारंट केसेस नहीं होते हैं। वारंट केसेस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो 2 साल से ज़्यादा होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर डेथ से पनिशेबल होती है, जो कि हमको 2X में दी गई है और 2W में दिया गया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि समन केसेस और समरी ट्रायल्स में डिफरेंस क्या है? तो आप मुझे कमेंट में आंसर लिखकर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आंसर को डिस्कस कर दें। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल। थैंक यू।